हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लिटरेरी टर्म आयरनी को डिस्कस करेंगे। आयरनी का मतलब होता है कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें जो स्पीकर बोलना चाह रहा है उसका जो रियल मीनिंग होता है वो पूरा अपोजिट होता है, और जो हिडन मीनिंग मतलब उसका जो रियल मीनिंग होगा वो छुपा हुआ होगा या हिडन होगा या कंसील्ड होगा, और वो पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी होगा या अपोजिट होगा। जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका पूरा अपोजिट होगा, उसको आयरनी कहते हैं। और जैसे कि हम मान लें कि कोई किसी बच्चे के नंबर कम आए तो उसके पेरेंट्स अगर उसको ये कह रहे हैं वाह कितने अच्छे नंबर आए, तो कह तो ये रहे कि वाह कितने अच्छे नंबर आए, पर उनका रियल मीनिंग क्या है, उनका हिडन मीनिंग है कि कितने कम नंबर आए, कितनी ख़राब परफॉर्मेंस है तुम्हारी। तो ये पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, जो हम बोल रहे हैं और जो उसका मीनिंग है पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसको आयरनी बोलते हैं। अब आयरनी को मोटे तौर पे 3 टाइप्स की होती है। पहली है वर्बल आयरनी, दूसरी ड्रामेटिक आयरनी एंड थर्ड इज सिचुएशनल आयरनी। तो पहले हम वर्बल आयरनी को डिस्कस करते हैं। तो वर्बल आयरनी इज़ अ स्टेटमेंट इन विच द मीनिंग दैट अ स्पीकर एम्प्लॉयज इज़ शार्पली डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग दैट इज़ ऑस्टेमली एक्सप्रेस्ड। मतलब जो हम एक्सप्रेस करते हैं किसी स्टेटमेंट में, जो मीनिंग और जो उसका रियल मीनिंग होता है वो दोनों अपोजिट होते हैं और शार्पली कॉन्ट्रास्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे से विरोधाभास होते हैं पूरी तरह से। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो उसके पेरेंट्स अगर उसको कह रहे वाह कितने अच्छे नंबर आए, तो ये दोनों विरोधाभास हो गए। भाई वो कहे ऐसे रहे पर उनका मीनिंग ये है कि बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है आपकी। और दूसरा है कि जो जो ये वर्बल आयरनी है उसमें सिमली यूज़ होती है। दैट इज़ यूज़ ऑफ सिमली इन वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी में नॉर्मली सिमली यानी किसी से कंपेयर किया जाता है। और जो वर्बल आयरनी होती है वो इंटेंशनली होती है। इंटेंशनली मतलब चाह कर हम ऐसा बोलते हैं, मतलब हम कुछ अगर किसी पे व्यंग कस रहे हैं तो हम चाह कर उस पर व्यंग कस रहे हैं, या हम जो भी कह रहे हैं वो चाह कर कह रहे हैं, ताकि हम जो उसका जो रियल मीनिंग है उसको छुपा सकें और अगला समझ भी जाए कि इसका जो हिडन मीनिंग है वो क्या है। तो इसको चाह कर बोला जाता है या इंटेंशनली होती है। और वर्बल आयरनी भी 2 तरह की होती है, अंडरस्टैंडमेंट और ओवर स्टेटमेंट। अंडरस्टैंडमेंट मतलब जो सिचुएशन हुई which just means that the speaker is using understatement to say one thing with the intention of actually communicating something quite different। मतलब जो सिचुएशन हुई उसको हम थोड़े से कम शब्द में या उसको कम आंकर या उसको बोला जाता है। जैसे कि किसी मैच में किसी का परफॉर्मेंस ख़राब रहा तो बोलेगा आज बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, फिर अगर वो ये बोलेगा आज मैं थोड़ा अच्छा निकला, तो ये अंडरस्टेटमेंट हो गया। मतलब वो जो रियल परफॉर्मेंस थी उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर वो कह रहा आज मैं थोड़ा अच्छा निकला, तो इसको वर्बल आयरनी है, ये अंडरस्टेटमेंट के अंदर। दूसरी है ओवर स्टेटमेंट, मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जाजरेट करके या फिर बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, हाइपरबोलिक हो जाता है। तो इसको पॉइंट बोला जाता है ओवर स्टेटमेंट। जैसे कि आई हैवंट सीन यू इन अ मिलियन ईयर्स, मतलब वो कह रहा कि मैंने कई सालों से या शताब्दियों से तुम्हें देखा ही नहीं है, तो ये ओवर स्टेटमेंट हो गया। थोड़े से टाइम पे नहीं देखा होगा, पर वो जो ये लाइन यूज़ कर रहा ओवर अ मिलियन ईयर, तो यहाँ पे मिलियन ईयर्स का हो गया, तो ये एक ओवर स्टेटमेंट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के इसको प्रेजेंट किया है। अब वर्बल आयरनी की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एज सॉफ्ट एज कंक्रीट, मतलब कंक्रीट की जैसे सॉफ्ट। तो कंक्रीट यानी कि कंक्रीट सॉफ्ट नहीं होती है, वो हार्ड होती है, तो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो वो सॉफ्ट कैसे हो सकती है, तो ये वर्बल आयरनी होगी। और इसमें सिमिली भी यूज़ हुई है, जैसे कि एज सॉफ्ट एज, तो ये सिमिली है कंक्रीट। दूसरा एज क्लियर एज मड, मड की जैसा क्लियर, मड यानी कीचड़ की जैसे क्लियर, तो कीचड़ क्लियर नहीं होता है, पर ये आयरनी है। एज प्रेजेंट एज रूट कैनल की तरफ प्रेजेंट, तो वो भी प्रेजेंट नहीं होती, तो ये वर्बल आयरनी है। और वर्बल आयरनी का और जो अपन जैसे देखें तो शेक्सपियर का जो ड्रामा है जूलियस सीजर, उसमें बहुत अच्छा यूज़ किया गया वर्बल आयरनी का, जहाँ पे जो एंटोनियो है वो ब्रूटस को क्रिटिसाइज़ करता है, पर वो जो वर्ड्स यूज़ करता है वो उसमें एक हिडन मीनिंग होता है। वो बोलता है ब्रूटस इज़ अ वेरी हॉनरेबल मैन, तो वो बोलता है कि नहीं ब्रूटस फिर भी बहुत ऑनरेबल है, यदि भी उसने एक कंस्पिरेसी की, मतलब जूलियस सीज़र को मारने की कंस्पिरेसी की थी ब्रूटस ने, पर फिर भी बहुत ज़्यादा सम्मानित है। वो बोलता है कि सीज़र बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, इसकी बजाय कि सीज़र ने 3 बार वो जो थ्रोन था उसको रिफ्यूज़ किया था, फिर भी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस था। तो यहाँ पे उन्होंने आयरनी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूज़ किया था शेक्सपियर में। नेक्स्ट है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी नॉर्मली प्लेज़ या मूवीज़ में या फिर जो नॉवेल्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है, जिसमें होता है कि जो ऑडियंस है या फिर जो रीडर है
उनको पता रहता है कि पहले से ही पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। पर जो कैरेक्टर है उस नॉवल के, उस मूवी के या उस प्ले के, उनको नहीं पता कि आगे क्या होगा। मतलब उनके लिए सस्पेंस होता है कि आगे क्या हो सकता है, पर जो रीडर है या फिर जो ऑडियंस है उनको ऑलरेडी पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। ये वाली चीज़ें नॉर्मली यूज़ होती है, जैसे हॉरर मूवीज़ में है, हॉरर थ्रिलर में है, हॉरर में, इन चीज़ों में ये यूज़ होती है। और ड्रामेटिक आयरनी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ए वर्क रेदर देन इट्स यूज़ ऑफ वर्ड्स। और ये जो ड्रामेटिक आयरनी होती है वो वर्क के स्ट्रक्चर पे, यानी कि उस जो स्ट्रक्चर है उस वर्क का, उस पर डिपेंड करती है। उसमें वर्ब का यूज़ नहीं, वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। इन प्लेज इट इज़ ऑफन क्रिएटेड बाय द ऑडियंस अवेयरनेस ऑफ ए फेथ इन स्टोर फॉर द कैरेक्टर्स दैट दे देमसेल्फ आर अनअवेयर। मतलब इसमें जो कैरेक्टर है वो मतलब उनको पता नहीं होता, अनअवेयर होते हैं कि आगे क्या होने वाला है, पर ऑडियंस को ये पता होता कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। द सरप्राइज एंडिंग ऑफ एन ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरी इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी है द गिफ्ट ऑफ मेजाय। उसमें जो हैंड है वो एक ड्रामेटिक आयरनी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। उसमें क्या होता है कि तो उसकी जो ओ हेनरी की जो स्टोरी है द गिफ्ट ऑफ मेजाय, उसमें होता है हस्बैंड और वाइफ डेला एंड जिम। तो वो एक दूसरे के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, तो उनके पास पैसे नहीं होते। तो डेला के लंबे बाल होते हैं और वो अपने हस्बैंड के पास एक वॉच होती है, मतलब उनके फादर ने उसको दी होती है, तो उसके लिए वो चेन ख़रीदना चाहती है। और जो जिम होता है वो डेला के लंबे बालों के लिए एक लॉकेट ख़रीदना चाहता है। तो दोनों के पास पैसे नहीं होते, तो जिम जाके बाज़ार में जाके अपनी घड़ी को बेच देता है और उधर डेला जाके अपने बाल कटवा आती है। तो इससे ये होता है कि फिर जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि तो दोनों ही वो चीज़ खो देते हैं जिसके लिए वो गिफ्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ना तो डेला के पास बाल बचते हैं लॉकेट के लिए, और ना ही जिम के पास वो घड़ी बचती है जिसके लिए वो डेला चेन खरीद के लाती है। तो एक ड्रामेटिक आयरनी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी इज मोस्ट ब्रॉडली डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर द आउटकम इज इनकॉन्ग्रुअस विद व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, but it is also more generally understood as a situation that includes contradiction or sharp contrasts। तो सिचुएशनल आयरनी होता है कि जो हम सोच के चलते हैं वैसे सिचुएशन नहीं रहती, जो आगे जो सिचुएशन आती है उसकी पूरी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। जैसे कि हम नॉर्मली हम मूवीज़ में या फिर कह सकते हैं किसी भी वर्क में अगर हम देखें कि जो किलर है वो एक ऐसा इंसान निकल जाए जिस पे किसी को शक नहीं होता है, तो ये एक हो गया कि सिचुएशनल आयरनी है। मतलब एक ऐसा इंसान जिस पे किसी को शक भी नहीं था कि ये हो सकता, वो अगर किलर निकल जाता है तो वो एक सिचुएशनल आयरनी हो जाती है। सिचुएशनल और ड्रामेटिक आयरनी में ये डिफरेंट होता है कि ड्रामेटिक आयरनी में ऑडियंस को पता होता है कि नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है और कैरेक्टर्स अनअवेयर रहते हैं, जबकि सिचुएशनल आयरनी में ऑडियंस और जो कैरेक्टर्स हैं दोनों ही अनअवेयर रहते हैं कि भाई आगे होने वाला क्या है। आई होप आज के लेक्चर से आपको आयरनी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।